आप सभी ज्योतिष साथियों को हमारी इस कक्षा के अंदर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं दिनेश कुमार भट्ट, वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड नक्षत्र नाड़ी एक्सपर्ट। आप सभी का हमारी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की 4 दिवसीय कार्यशाला में हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर 4 दिन के अंदर कुछ एक विषय को लेकर के डिस्कस करेंगे। कोशिश मैं लाइव लेने की भी करूंगा, जिससे आप लोगों को जब कभी प्रिडिक्शन, क्योंकि जो कुंडलियां जो हमारे पास आती है, अधिकांश कुंडलियां हमारे पास वो आती है जो 4 या 5 व्यक्तियों के पास पहले से जाकर के आ जाती है। यानी हम जब उसका एनालिसिस करते हैं और जब उसके बारे में बताते हैं तो वो व्यक्ति हमसे ये कहता है कि ये जानकारी हमें अमुक व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर्स द्वारा बताई जा चुकी है, आप इससे आगे बताइएगा। और जब आगे 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 वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, तब हमारे लिए वहां पर एडवांस नॉलेज होना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम एडवांस उस व्यक्ति को क्या बता सकते हैं। उस एडवांस को ही सीखने का यहाँ प्रयास करेंगे और मैं यहाँ बताने का प्रयास भी करूंगा। तो हमें यहाँ पर आप जिस मेथड से आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, वो आप न्यूमरोलॉजी हो सकती है, वो आपके टैरो कार्ड हो सकता है, वो आपकी लाल किताब हो सकती है, या अन्य कोई मेथड जिसको आप लेकर के वर्षों से उसका अध्ययन करें। हो सकता है आप इसी पद्धति से भी आप कर रहे हो, क्योंकि वर्तमान समय में यह नाड़ी पद्धति सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कुंडली विश्लेषण के लिए, क्योंकि हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ आती है, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास इतनी सुटेबल डेट ऑफ बर्थ, हम ये कहते हैं मेरी डेट ऑफ बर्थ सही है, तो हम जो दावा करते हैं हम कौन है, हमें तो मालूम ही नहीं हम जब जन्म हुए थे हमारी स्थिति क्या थी। लेकिन व्यक्ति ये कहता है नहीं मुझे मालूम है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो केवल कल्पना करता है। तो हमको कल्पना के अंदर एनालिसिस नहीं करना। इसलिए कभी भी आप कुंडली का एनालिसिस करें, कुंडली को देखें, तो हमें कभी भी बीटीआर नहीं करना। कुंडली जो जिस व्यक्ति ने जो हमें डेट ऑफ बर्थ दी है उसके अकॉर्डिंग है मैं बताने का प्रयास करना। उस व्यक्ति की लाइफ के अंदर जो इवेंट होती है, यदि वो इवेंट आपके द्वारा बताए गए समय का अनुकूल नहीं हो रही है, तो आगे पीछे करने का प्रयास करें। तो उस इवेंट को वहां तक, क्योंकि आप एडवांस सब तक पहुंच चुके हैं, और जब आपका एनालिसिस एडवांस तक जा चुका है और व्यक्ति ये कह देता है मेरी लाइफ में इस प्रकार की इवेंट नहीं है, तब थोड़ा सा समय को आगे, क्योंकि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर जो होते हैं प्रोसेस के, उसके ऊपर निर्भर करता है। थोड़े से चेंज करने के बाद वो सब चेंज हो जाते हैं। तो आपने जो नॉलेज प्राप्त किया है उसको थोड़ा सेट करने का प्रयास कीजिएगा कि वह कहाँ आकर के वहां पर सेट हो जाता है। तो आपको लग जाएगा, उसके आधार पर पुरानी इवेंट को भी निकाल के देखेगा, उसके अलावा भी, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ हमने जो बताया है इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ में इतना चेंज है। उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, उसको आधार मान करके आप उसका एनालिसिस करने का प्रयास करें। तो साथियों, यहाँ पर 4 दिन के अंदर हम एक किस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। हमें यहाँ पर पुस्तकें नहीं पढ़नी है, पीडीएफ हमको याद नहीं करना है, ना किसी प्लैनेट के बारे में, ना किसी युति के बारे में, या प्रतिनिधि जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी संबंधी उठ रहे हैं उसको हमें याद नहीं करना है। आपके पास जो 4 दिन के अंदर नॉलेज है, प्लीज उसको वेट कर लीजिएगा। 4 दिन तक के नॉलेज को उसको साइड में रख दीजिएगा और यहां से सीखने का प्रयास कीजिएगा कि अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी सीखा है, या जो 5-6 साल आपने लगाए हैं, या 2-3 महीने आपने लगाए हैं, या जो सीख रहे हैं, उससे अलग हट करके ये मेथड है और उसको प्रैक्टिकल रूप में जो लिया है, और यही हम प्रैक्टिकल लेने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में, यदि मुझे बाजार से कोई सामान परचेज करना है, या मैं उदाहरण कह दूं कि मुझे बाजार से जैसे आम खाना है, तो मुझे जैसे आम की क्वालिटी जैसे ज्यादा है, तो आम खाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा। तो मार्केट में जाने के लिए, तो यदि मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं मार्केट से लेकर के आ जाऊं, और या फिर मैं घर पे उसको पेड़ पौधा लगा करके आम प्राप्त करूं। तो अब मेरे पास दोनों ऑप्शन क्लियर है। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो मुझे पौधा लगा करके, यानी जो पौधा लगाऊंगा मैं, उस पौधा लगाने के बाद जब वो समय आएगा तब बड़ा होकर जाएगा, तब मुझे वो उसका गेन मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन आता है मेरे पास मार्केट का, तो मुझे जिस क्वालिटी का, जिस टेस्ट का आम चाहिए, मैं बाजार में जाऊं, वो सारी दुकानें हैं, उनमें से अपने पसंद का आम ले और खा करके उसको पैक करके मैं घर पे आ जाता हूँ। तो दोनों में से मेथड मेरे लिए कौन सा है, ये आपको तय करना। आप यदि आप मुझे बता सकते हैं तो बताइए मुझे कौन सा मेथड को काम में लेना चाहिए, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो।
मार्केट जाना चाहिए। मुझे मार्केट जाना चाहिए, यानी मुझे पौधा लगाने के, जब पौधा लगाता हूँ तो मुझे क्या लॉस है? तो बहुत बरस लग जाएंगे। टाइम ऑफ पीरियड, यानी जो हमारे पास नहीं, आज की डेट में जो आपकी जो एस्ट्रोलॉजी चल रही है एबो, यानी 40 के आसपास, यानी 35 से 40 से अबो वाले व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी आज की डेट में कर रहे हैं, या इससे अबो वाले कर रहे हैं। यदि इनको अब यदि कह दिया जाए कि आपको 10 साल तक एस्ट्रोलॉजी करनी, तो वो कहेगा बंदे भैया अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं 10 साल और लगूं, मुझे तो वो गुरु मंत्र दे दीजिएगा, मुझे वो दे दीजिएगा छोटे से छोटे समय के अंदर, जिससे मैं एस्ट्रोलॉजी करके ये विश्वास दिला सकूं कि ज्योतिष विद्या वास्तु के अंदर बहुत ही सटीक प्रेडिक्शन है। एस्ट्रोलॉजर भी डाउट हो सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी बहुत ही सही है। यही बात हमें यहाँ सीखनी है। आप किसी भी मेथड से सीखे, कहीं से भी सीखे, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर से गलत हो सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी गलत कभी नहीं हो सकती। यदि आपको कोई कमेंट करता मिल जाए सोशल मीडिया पे, उस व्यक्ति को वही रोकने का प्रयास भी करें। तो यहाँ पर मार्केट में आपने जैसे बताया, मुझे मार्केट में जाकर के पसंद का आम लेना चाहिए, क्योंकि उस यहाँ पर मुझे टाइम की भी बचत हो रही है और मुझे टेस्ट में मालूम पड़ा, मुझे खट्टा लगा, इमीडिएट मैंने चेंज कर लिया। जिस तरह का आम चाहिए मुझे वहां पर मिल जाता है, लेकिन वहां पर इस तरह की वेराइटीज मुझे लगानी पड़ेगी, तब जाकर के मुझे वो आम मिल पाएगा। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी हम यहाँ आए हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है? मार्केट से सामान खरीदने के हिसाब से आए या पौधा लगाने के हिसाब से आए हम लोग? यहाँ पर हम जिस मार्केट जाने के, यानी कम समय के अंदर 4 दिन के अंदर ही आप इतना सीख करके जाएं कि जैसे आप बाजार में गए और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उस फॉर्मूले सीखकर उसको अप्लाई करना है। रूल्स ऑफ नक्षत्र नाड़ी का रूल्स क्या है आप लोग जानते हैं। वर्तमान समय में हमारे पास ये हमारी कुंडली है, और यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 12 हाउसेस। ये पीछे से बैकग्राउंड आवाज आ रही है, कोशिश में कहता हूँ बंद हो गया। यहाँ पर हमारे पास 12 हाउसेस है। इसको समझने से पहले इस कुंडली को देखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि आज के समय में हमारे पास जब जन्म कुंडली आती है, डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आती है, आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उस डेट ऑफ बर्थ को, टाइम को, प्लेस को डालते हो, इस प्रकार की लग्न कुंडली आपके पास आ जाती है। इस लग्न कुंडली के आधार पर यहाँ पर जो 9 प्लैनेट होते हैं और 12 राशियां होती है और 12 हाउसेस होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं, उसके आधार पर हम लोग स्टडी करते हैं और उस व्यक्ति के समय के अकॉर्डिंग इवेंट बताने का प्रयास करते हैं। वह व्यक्ति आपके पास जिस समय आया है उस समय की आप कुंडली मून के आधार पर बना लेते हैं और अकॉर्डिंग मेथड यही रहता है कि वो उसका आंसर क्या मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस कुंडली को केवल और केवल सिग्निफिकेटर तक ही काम में लेते हैं, यानी इसके तो ये लग्न कुंडली होगी, लेकिन ये तो है राशि के आधार पर प्लैनेट किस राशि में बैठा हुआ है। लेकिन एक और कुंडली चलती है बावली कुंडली, वो चलती है हाउसेस के आधार पर। उसी को अकॉर्डिंग मान करके चलेंगे तो वो आखिर में वो प्लैनेट किस हाउस में बैठा हुआ है और उसके सिग्निफिकेटर क्या है और वो हम किस इवेंट को लेकर के हमको जानकारी देते हैं। कहने का मतलब ये है, रूल्स ये रहेगा, हमारा डेट ऑफ बर्थ ये रहेगी, प्लेस रहेगा, टाइम यही रहेगा, कुंडली हमारी ये रहेगी, लग्न के साथ भाव कुंडली रहती है। लेकिन यहाँ पर जो आप देखेंगे ये 9 प्लैनेट्स, 12 राशि, हाउसेस एंड नक्षत्र, ये जो नक्षत्र, इनमें कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा और देखने का प्रयास कीजिएगा। इस कुंडली के अंदर जो रूल नंबर फर्स्ट है वो है हर भाव का 12वां भाव उसे डिस्ट्रॉय करता है, यानी 1 नंबर यहाँ है और 12 नंबर यहाँ है, क्योंकि हाउसेस कभी चेंज नहीं होते हैं। हाउस नंबर 1 यही रहेगा, 12th नंबर हाउस यही रहेगा। राशियां चेंज हो सकती है,
प्लैनेट्स कहीं पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन हाउस स्थिर रहेगा। हाउस, फर्स्ट हाउस ये है तो यही हाउस रहेगा नॉर्थ के अंदर। तो यहाँ पर जो 1 नंबर का है, ये जो इसका 12वां भाव बनता है, ये क्या है कि इसको डिस्ट्रॉय करता है। यानी 1 क्या है, सेल्फ का है, तो सेल्फ को कौन डिस्ट्रॉय है, 12th हाउस, यानी 12वां भाव उसको नुकसान पहुंचाएगा, यानी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाला, स्वयं को, अपने आप को, खुद को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। जब कभी कंजक्शन में 1 और 12 नंबर बन जाता है, जब हम कुंडली के सिग्निफिकेटर का हम रूप में देखेंगे और 1 और 12 का मेल हो जाता है, तब वहां पर वो नंबर क्या बता रहा है, किस प्लैनेट को लेकर के चल रहे हैं हम लोग, तो वहां पर हम इमीडिएट प्रेडिक्ट कर देंगे इस व्यक्ति की समस्या इस पार्ट से आ रही है, यानी सेल्फ में उसके कोई प्रॉब्लम है, जानबूझ करके वो क्या लॉस करना चाह रहा है उसको देखने का हम लोग प्रयास करते हैं 1 और 12 को लेकर के। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा वर्ग करते हैं सब लोड, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 चीज बहुत स्ट्रॉन्ग चलती है। एक चलती है प्लैनेट, नक्षत्र एंड सब लोड, PNS, P for planet and for नक्षत्र, S for सब लोड। यहाँ क्योंकि सब लोड के अंदर KP एस्ट्रोलॉजी और नक्षत्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में यही ज्यादा डिफरेंस रहता है। तो जो हाउसेस के हिसाब से वो सब लोड पर चलते हैं, हम लोग यहाँ पर भाव के आधार पर चलेंगे, यानी वो जो हाउस जो चलता है वो 6 हाउस का सब लोड लेकर के चल रहे हैं, हम यहाँ पर उसके हिसाब से नहीं चल रहे, केवल रूल्स बताने का प्रयास कर रहा हूँ, उसी रूल्स को आप नोट कर लीजिएगा। जब हम उसको अप्लाई करेंगे इवेंट को लेकर के, तो आपको बहुत ही इजी आपको समझने में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या, सब लोड, ये जो सब लोड जो पद्धति है, ये नहीं, सब लोड इज स्ट्रॉन्गर देन नक्षत्र और नक्षत्र स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट। यदि सब लोड जितना स्ट्रॉन्ग होगा किसी इवेंट को लेकर के, यदि आपके यदि कोई इवेंट, मैरिज इवेंट है, क्योंकि कुछ इवेंट्स ऐसे महत्वपूर्ण होती है जिसके लिए व्यक्ति हमारे पास आते हैं, प्रॉफिट लॉस के है, लिटिगेशन संबंधी है, जेल संबंधी है, या प्रोफेशन संबंधी है, तो यह सब लोड यदि उस इवेंट को यदि यस करता है, क्लियर कर देता है, तो हम नक्षत्र के पास जाएंगे, और नक्षत्र यदि यस कर देता है तो हम उसके बाद प्लैनेट को पढ़ाएंगे। यदि सब लोड यदि उसको मना नहीं करता है, सब लोड यदि मना कर देता है कि यदि यहाँ पर नहीं हो पा रही, इवेंट नेगेटिव हो जा रही है, तो हम नक्षत्र के पास नहीं जाएंगे, और यदि नक्षत्र मना कर देता है हम लोग प्लैनेट के पास नहीं जाएंगे, तो ये पूरी की पूरी जो DBA बनेगा, दशा भुक्ति अंतरा बनेगा, उस वक्त हमको यहाँ पर उसको चेंज करना रहेगा, यानी दशा भुक्ति अंतरे के अंदर हम उसको चेंज कर देंगे। उस दशा के अंदर ये इवेंट होने वाली नहीं है, चाहे क्योंकि यदि हम, हमारे पास उस फिक्स से ध्यान रखेगा, हम उसी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर एनालिसिस करें जो जातक ने हमें दी है। जातक ये कह देता है कि गुरुजी आपके द्वारा बताए गए इवेंट गलत है, तो आप उसके आर्गुमेंट्स ना करें, क्योंकि हमारा एनालिसिस किस में, इस डेट ऑफ बर्थ के ऊपर है, हमारा एनालिसिस इस डेट ऑफ बर्थ के ऊपर चल रहा है, न कि उसने इस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर हमें से इवेंट पूछी है, हम इसी डेट ऑफ बर्थ आधार बता रहा है। यदि वो इवेंट के लिए मना करता है, आर्गुमेंट्स मत कीजिएगा, थोड़ा नीचे ऊपर देख करके उसको सेट करने का प्रयास कीजिए, जो हम आगे देखने का प्रयास करेंगे, इसी कक्षा में हो सकता है मैं आपको बताने का प्रयास भी करूं। तो यहाँ पर सब लोड इज स्ट्रॉन्गर देन नक्षत्र और नक्षत्र स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट। यदि आपको किसी इवेंट को लेकर के सब लोड यदि यस कर देता है तो आपको नक्षत्र के पास जाना है, नक्षत्र यदि यस कर देता है तो हमको उसके बाद प्लैनेट के ऊपर जाना है। तो यहाँ पर हम कहेंगे तो वो इवेंट हमारे यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट रूल्स, वो सी बार सब लोड को आप समझ नहीं पाए तो थोड़ा वो समझाने का प्रयास करता हूँ। आखिर में इस कुंडली में सब लोड कैसे है, एग्जाम्पल के रूप में मुझे बंबई जाना है, एस्ट्रोलॉजी में कह दिया बंबई के लिए ये जगह है, ये आपका बंबई है, कुंडली के अंदर बता दिया आपका 10th नंबर है, ये आपका बंबई है, क्लियर हो गया ये बंबई है। लेकिन बंबई के अंदर जूहू के अंदर मकान नंबर 10 में पूछना मुझे, तो ये बंबई जो है, बंबई तो मुझे बता दिया, इस पर एस्ट्रोलॉजी ने बता दिया कि आप यहाँ रहते हैं, इस जगह ये आपकी है। लेकिन सब लोड जब हमको, तो हमारा काम कहाँ है, इस मकान नंबर 10 पे जाने का है, हमें बंबई से, जूहू से और मकान नंबर 10 में पहुंचना है। तो यहाँ मोटे मोटे रूप में हमें जानकारी मिल गई प्लैनेट के आधार पर भी आप यहाँ बंबई यहाँ जा सकते हो। लेकिन बंबई जाना कहाँ, तो नक्षत्र ये बताएगा जूहू में जाना, तो जूहू के बाद सब लोड कहेगा मकान नंबर 10 में जाना, तो ये जो सब लोड होगा ये मकान नंबर 10 वाला सब लोड। नक्षत्र बता रहा कि यस आपको जूहू के पास जाना, वो प्लैनेट करा आपको बंबई जाना है। तो कुल मिलाकर के बंबई के अंदर, जूहू के अंदर, जूहू का जो पार्ट होगा मकान नंबर 10, वहां तक पहुंचना है, वो नक्षत्र नाड़ी का सिस्टम बताता है, उसके अंदर सब लोड इस चीज को बताने का प्रयास भी करता है।
यदि आपने मना कर दिया सब लोगों ने भी इस मकान नंबर 10 के अंदर अमुक व्यक्ति ने ये यदि गलत है, तो हम ये कह देंगे भी इसका आंसर जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है, वो यहाँ पर नहीं रहता है। रूल्स नंबर 3, डीबीए। दशा, भुक्ति और अंतरा बहुत क्लियर है यहाँ पर। हम यहाँ पर जब भी कभी एनालिसिस करते हैं, किसी भी सिस्टम से एनालिसिस करते हैं, हम उसकी दशा को देखते हैं पहले। दशा उस इवेंट के प्रति पॉजिटिव है या नहीं। यदि आप मैरिज के बारे में जाए या लिटिगेशन के बारे में जाए, प्रोफेशन के बारे में जाए, प्रॉफिट लॉस के बारे में जाए, चाइल्ड बर्थ के बारे में जाए, डाइवर्स के बारे में जाए, जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में उठ रहे हैं, उन सारे के क्वेश्चनों का आंसर ये है कि यदि दशा आपकी क्या करे उस वक्त, क्योंकि हमारे पास व्यक्ति जब आता है उस पीरियड के माध्यम से आता है। जो व्यक्ति हमारे पास आ रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो व्यक्ति हमारे पास डेट ऑफ बर्थ को लेकर के आ रहा है, वो 4 जगह 5 जगह जाकर के ही सीधा आपके पास आया है। वो सीधे ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि मुझे इस इवेंट के बारे में जानकारी दीजिएगा। और यदि हम लीक से हट करके आंसर का जानकारी देंगे तो वो व्यक्ति इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से इवेंट का यस और नो ही मांगता है। नाड़ी सिस्टम के अंदर आपके द्वारा दिए गए प्रश्न का उत्तर यस और नो। व्यक्ति ने पूछा मेरी शादी होगी, आपने कहा यस। कब होगी? भुक्ति के पास जाइएगा, इस टाइम पे होगी। भुक्ति कहती यस इस ओके। अंतरा के बाद बता दीजिए भाई इस टाइम तेरी शादी होने वाली है। वो आदमी इतना से पूछना है आपके पास। लेकिन यदि आप उसको पूछते हो कि दशा भुक्ति अंतरा के अलावा कि शादी हो जाएगी, फिर हम उसको कहीं और डाइवर्ट करके जाएं, लेकिन यदि दशा यदि मना कर देती है, चाहे वो 10 साल का समय बचे, 15 साल का समय बचे या 18 साल, जो भी टाइमिंग उसका बच रहा है, उस टाइमिंग यदि दशा ने मना कर दिया है, तो आप चाहे कितना भी मेथड कीजिएगा, कितनी भी उपासना करेगा, यदि दशा ने उसको डिनाइल कर दिया है, तो उसका उस समय के अंदर वो इवेंट नहीं होगा। इसलिए इवेंट में जाने के लिए हमें डीबीए में जाना बहुत जरूरी है। यदि दशा इसलिए यहाँ पर कहा है, तो वहां पर जो हमारा चल रहा था, वहां आपके क्वेश्चन लास्ट में लेंगे सर। यहां पर दशा भुक्ति अंतरा के अंदर पहले हमारा था पीएनएस था। पीएनएस में क्या था? सब लोग स्ट्रॉन्ग था, लेकिन यहां पर स्ट्रॉन्ग कौन बन जाती? दशा इज स्ट्रॉन्गर देन। यदि दशा उस इवेंट को यस कर देती है तो हम भुक्ति के पास आएंगे, और भुक्ति यदि ओके कर देती है तो हम अंतर के पास आएंगे। यानी दशा, भुक्ति और अंतरा, ये तीनों ही यदि यस कर देते हैं तो उस टाइम पीरियड के अंदर वो इवेंट होगा। यही हमारा सबसे बड़ा एनालिसिस। दो चीज आप उसको ध्यान रखें, एक पीएनएस को लेकर के, एक डीबीए को लेकर के। जैसे आपका यस हुआ तो आंसर आपको वहां पर कह देंगे, आप उस व्यक्ति को टाइम पीरियड बता दीजिएगा। लेकिन आप कहोगे सर इतना जल्दी हमने बता दिया, इसकी कोई बिना भूमिका बनाए? बिल्कुल, सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारे के सारे चीजें कंप्लीट है। सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे आप डेट ऑफ बर्थ को डालोगे, जैसे प्लेस टाइम को डालोगे, सॉफ्टवेयर आपको सिग्निफिकेटर कंप्लीट करके देता है। उस कंप्लीट सिग्निफिकेटर के अंदर आपको दशा के पीएनएस को देखना, भुक्ति के पीएनएस को देखना और अंतरा के पीएनएस को देखना, और आपको इवेंट का आंसर देना कि ये इवेंट इस टाइम पर होगी। कोई अपना दिमाग नहीं लगाना ज्यादा इसके अंदर। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि सिग्निफिकेटर 100% उसी इवेंट को लेकर के जाएंगे जिस इवेंट के पर्पज से हमारे पास आया है। नेक्स्ट, कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं कुछ हाउसेस का मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, हर हाउस का 12 हाउस यानी इसका 12 हाउस या इसका 12 हाउस प्रॉब्लम खड़ी करता है। लेकिन आपको यहाँ पर यह देखना है कुछ हाउसेस, क्योंकि हमारे यहाँ पर इवेंट बेस्ड प्रोग्राम है। इवेंट का मतलब उस व्यक्ति का प्रश्न क्या है। जैसे वो कहेगा मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, मुझे प्रोफेशन में जाना है, तब कुछ हाउसेस यहाँ पर कंजक्शंस करते हैं। जैसे नंबर 3 एंड नंबर 4 हाउस, नंबर 10 एंड नंबर 11 हाउसेस। ये दो हाउसेस 3 और 4, 10 और 11 उस इवेंट को पॉजिटिव करने का प्रयास करते हैं। तो यानी 12 भाव जो है नुकसान होगा, लेकिन यहाँ पर ये दोनों भाव एक साथ काम करें, 10 और 11
3 और 4 ये एक साथ काम करेंगे, ये यहाँ पर वो रूल लागू नहीं होगा। 10, 11, 12 इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन कुछ नियमों में ध्यान रखिएगा, कुछ नियमों में चाहे प्रॉपर्टी के नाम हो, जैसे आपने देखा होगा प्रॉपर्टी का मैटर, एक थोड़ा सा समझाने का बात करता हूँ। प्रॉपर्टी का मतलब क्या? प्रॉपर्टी आपकी कुंडली में देखिए, आपने कहा प्रॉपर्टी के मेरे पास योग नहीं है, विषय बन गया प्रॉपर्टी के योग नहीं है, लेकिन आप कहोगे सर मेरे पास तो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके नाम पर? पत्नी के नाम पर। ये 3 और 4 लोन कौन भर रहा है? हस्बैंड भर रहे हैं। प्रॉपर्टी किसके नाम पे? पत्नी के नाम पर। यानी नाम पे तो पत्नी के, लोन कौन भर रहा है? हस्बैंड भर रहा है। तो यह यहाँ पर खरीदता तो हस्बैंड किसके नाम पर खरीदता? पति के नाम पर खरीदता। तो यहाँ पर ये दोनों नियम एक साथ चलते हैं और वहां पर ये लागू नियम नहीं होगा पहले से 12 हाउस वाला। नंबर 5, पांचवा, नंबर 5, रूल नंबर 5 ये बताता है जो लाइफ के अंदर जो जीवन में घटनाएं होने वाली है वह परम पिता परमात्मा ने जब हमारा जन्म हुआ था तभी ये स्क्रीनशॉट खींच करके हमको दे जाता है डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी, इस डेट ऑफ बर्थ में इस प्लेस और इस टाइम के अंदर जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है इस व्यक्ति के जन्म में ये निम्न प्रकार की जो घटनाएं हैं इसके जीवन काल में घटित होगी। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। प्रभाव को कम या ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन घटना को डाइवर्ट बहुत कम किया जा सकता है। वह जो डाइवर्ट किया जाता है वो त्याग से किया जाए, वो तपस्या के फल के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन साधारण आदमी यदि बदलना चाहे तो उसको नहीं बदला जा सकता है। इसलिए यहाँ पर जो कुछ भी आपको दिखाई देवे जीवन में होने वाले इवेंट को हमें उसको बता देनी चाहिए, जिसे वह व्यक्ति सजग होकर के उसमें कुछ कमी की जा सके। सीधी सी बात, बिना कोई बकवास के, बिना कोई डिसीजन के व्यक्ति को उसको जवाब दे देना चाहिए। गुमराह करके आदमी को डिस्टर्ब करने का मतलब होता है हमारी जो नॉलेज है उसमें कमी कहीं डाउट आना। तो यहाँ पर ऐसा गेस हमको नहीं लगाना, अंदाज हमको नहीं लगाना कि लाइफ में ऐसा हो सकता है, ये हमें उसको नहीं करना। मतलब ये कहना कि लाइफ में आपकी ऐसी घटना होगी और इसका टाइम पीरियड ये रहेगा। आपको क्या करना है, ये आपको सोचना है। आप अपने तप के बल पे, तपस्या के बल पे, सुविधा के अनुसार से, जागरूकता के हिसाब से उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं और ये करने का हम लोग प्रयास करते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर अपनी लाइफ के अंदर, यानी जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है उसकी जो डेट ये लाइन है, ये जो बोर्ड, ये जो लाइन है, इस लाइन को वो व्यक्ति जीने का अधिकार रखता है। यानी आपके पास जो व्यक्ति आया है वो इस लेवल का नीचे का व्यक्ति आया है। आप लोग इस व्यक्ति की लाइफ को जो नीचे जी रहा है इसको उठा करके यहाँ तक ला सकते हो। आप रेमेडी के द्वारा ला सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजी के मेथड द्वारा ला सकते हो, आप उसका प्रेडिक्शन के माध्यम से ला सकते हो, लेकिन इससे ऊपर परमपिता परमात्मा किसी को लाने का अधिकार नहीं देता है। इसलिए आप जितने भी एस्ट्रोलॉजर से मेरा निवेदन आपसे कि जो व्यक्ति उस लेवल से नीचे जी रहे हैं प्लीज आप उसको हैंडल करके ऊपर उठाइएगा, तो उठा करके इस लेवल पर लाने का प्रयास कीजिएगा। फिर देखिएगा आपकी जो प्रेडिक्शन जा रहा है वो बिल्कुल ही क्लियर जाएगा। आप कहेंगे यस, यहाँ पर आकर के मुझे संतुष्टि मिली है। और वही एस्ट्रोलॉजर ज्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं कि मैंने उस व्यक्ति की लाइफ में सुधार किया। वो या हमारी लाइफ में तो सुधार हो जाता है, हम प्रोफेशनल करते हैं, हमारी लाइफ में सुधार हो जाता है, लेकिन सामने वाले की लाइफ में आपने कितना सुधार किया ये लेवल उस व्यक्ति को ला करके छोड़ेगा। किसी भी मेथड से ला के दीजिएगा और वो असर करेगा। उसके साथ हम बात करते हैं इस पद्धति के माध्यम से। शायद ये 4-5 जो रूल्स हैं ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डीबीए वाला, पीएनएस वाला, इन दोनों नियमों को यदि हमने समझ लिया और नंबर उस हाउसेस को नंबर 3 और 4, 10 और 11 नंबर को यदि हमने समझ लिया तो मैं मानता हूं हम लोगों ने 50% से ज्यादा रिजल्ट प्राप्त कर लिया है। 50% जो रिजल्ट रहेगा वो केवल कोऑर्डिनेटर का रहेगा, उसको हम देखते हैं किस प्रकार से तैयार कर देते हैं। अब यहाँ पर जो कुंडली आई, यहाँ पर इस कुंडली के अंदर एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब एनालिसिस की जाती है लग्न को एनालिसिस करके, लग्न को ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ पर चाहे वो D9 पद्धति हो, चाहे चंद्र कुंडली हो, चाहे सूर्य कुंडली हो, D20 हो, जितने भी मेथड्स हम काम करते हैं उन सबका हम लोग स्टडी करते हैं। उसकी स्टडी करने के बाद
हम उस इवेंट के बाद में पहुंचते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स महोदय वहां पर गेस का काम करते हैं कि लाइफ में ऐसा हो सकता है। वो हो सकता है का जो क्वेश्चन आता है वो जातक ये कहता है यदि यहाँ पर भी आधा घंटा 1 घंटा समय निकालने के बाद है शब्द आ रहा है तो इसका मतलब भी पंडित जी यहाँ पर डाउट में है, यहाँ पर हम लोग डाउट में रहते हैं। है शब्द हमारे पास नहीं आना चाहिए, हमें ये कहना कि तेरी लाइफ में ये होने वाला है, ये होगा। कब होगा? ये टाइम पे रहेगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ उसने दी हमारे पास। तो यहाँ पर जब हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ना तो हम चंद्र कुंडली देखेंगे, ना D9 देखेंगे, ना D20 देखेंगे, ना लग्न वगैरह भी देखेंगे, तो केवल सिग्निफिकेटर तैयार होने तक ही हमारे लिए काम की कुंडली। यानी हमारे पास जो कुंडलियां आ रही है वो केवल सिग्निफिकेटर तैयार होने तक के लिए। जैसे सिग्निफिकेटर हमारे को तैयार मिल जाते हैं तो हमारे लिए इस कुंडली का यहाँ पर लग्न कहाँ है, चंद्र कहाँ बैठा हुआ है, सूर्य देव कहाँ बैठे हुए हैं, शनि महाराज कहाँ बैठे हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं और उनको हमको याद भी नहीं करना। इस कुंडली को हमें वहीं पर भूल जाना। कहां तक भूल जाना? सिग्निफिकेटर तैयार होने के बाद। जैसे आपको सिग्निफिकेटर मिल जाते हैं तो वो सारे प्रश्नों का उत्तर सिग्निफिकेटर के अंदर ही है। यदि पूछा जैसे शादी कब होगी तो शादी का सिग्निफिकेटर आपको मिल जाएगा, तलाक कब होगा तो तलाक का सिग्निफिकेटर, तो जो क्वेश्चन जो व्यक्ति पूछेगा वो मिल जाएगा। लव मैरिज कैसे होगी तो लव मैरिज का सिग्निफिकेटर मिलेगा। यहाँ पर कोर्ट केसेस होगा तो कोर्ट केसेस का सिग्निफिकेटर। जितने भी क्वेश्चन मैरिज से संबंधित है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उन सबके सिग्निफिकेटर जब आपको मिल जाते हैं, उन्हीं सिग्निफिकेटर्स को हमको वहां पर देखना है और देख करके वो व्यक्ति जो क्वेश्चन पूछता जा रहा है उसका आंसर हमें देना है। और जब आप उस व्यक्ति के लाइफ तक पहुंच जाते हो तो हम ये कह सकते हैं यस, आपने जो समय बताया, आपके जो क्वेश्चन है उससे मैच करेंगे। यदि उसका क्वेश्चन गलत है हम कह देंगे आपका प्रश्न गलत चल रहा है, जो आप पूछे वो इससे मैच नहीं कर रहा है। वो पूछेगा मेरा तलाक होने वाला है, यदि आपको सिग्निफिकेटर तलाक के दिखाई नहीं दे रहे, आप मना कर दीजिए कि नहीं हो सकता है। हम वहां पर मना कर देंगे, ये लाइफ में इवेंट होने वाली नहीं है। एक कुंडली लेऊंगा मैं आपकी, शायद मैंने हमने किया था, मेरे क्लास के अंदर ही था वो, स्टूडेंट के ऊपर ही थी कि उनके चाची जी के ऊपर हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने कहा मेरे चाची जी बचेंगे या नहीं बचेंगे। हमने यानी 23 दिसंबर के आसपास हमने कुंडली लगाई थी, जो 26-27 आसपास वो इवेंट के आसपास आकर के रुक जाती है। तो वो कुंडली भी मैं लगाने का प्रयास करूंगा, उस बंदे को भी लेने का प्रयास करूंगा, समय मिलेगा तो हमको देखने का प्रयास करें किस प्रकार से लॉन्गेविटी को हम देख सकते हैं। व्यक्ति हॉस्पिटल से घर आने की उम्मीद है या नहीं है, कहीं जाने की उम्मीद है, वो भी हम आसानी से यहीं पर कुंडली लगाऊंगा। व्यक्ति को भी, क्योंकि दिसंबर भी निकला है और वो घटना हुई 4-5 रोज हुए हैं, वो भी हम आसानी से देखने का प्रयास करेंगे। इतनी क्लियरिटी यहाँ पर आप दिखाएंगे तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसानी से दिखाई दे सकता है। इसी प्रकार हमको यहाँ पर जो बताया मैंने आपको, भाव चलित कुंडली का आधार पर सिग्निफिकेटर आपको तैयार करने हैं। हाँ, भाव में कभी कभी क्या होता है, केपी और नाड़ी के अंदर थोड़ा सा हल्का सा चेंज करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपका थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बहुत सी बार क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ जो हमारे पास आती है बाथरूम के अंदर, तो सबका सब लोड भी 5 सेकंड के अंदर अपनी जगह चेंज कर देता है। तो जैसे 5 सेकंड के अंदर जगह चेंज करता है या 7 सेकंड 10 सेकंड में जगह चेंज करता है तो उसका सिग्निफिकेटर भी बदल जाता है। और जब उसका सिग्निफिकेटर बदल जाता है तो हमारा जो कुंडली का एनालिसिस जो प्रश्न होता है वह भी वहां पर बदल जाता है, वो वहां पर क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है। तब ये स्थिति प्रॉब्लम होती है। हाँ, वो जो शीशे लेते हैं अपन, वो लेंगे होरारी क्वेश्चन करने, क्योंकि उसका टाइम फिक्स है, समय फिक्स है, एक्यूरेसी के अंदर है। तो होरारी के अंदर हम उसको सबको शामिल करते हैं और होरारी के आधार पर प्रश्नों का हम लोग उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसी प्रकार से जीवन में सारे परिवर्तन होते हैं लाइफ के अंदर, वो राहु और केतु के माध्यम से होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। 9 ग्रह है जिसमें राहु और केतु के बारे में आप सब जानते हैं, उसकी कहानी के बारे में आप जानते हैं। यदि कुंडली में राहु केतु नहीं है तो कुंडली का एनालिसिस क्या है? राहु केतु कंट्रोल में आ जाए, बहुत से बार हम नहीं कहते हैं तो कुंडली में ये लोग कंट्रोल में आ जाते हैं तो फिर कुंडली में सुख दुख सब समाप्त हो जाते हैं, तो कुंडली बहुत अच्छी बन जाती है। तो परमपिता परमात्मा ने सात्विक शक्ति के साथ साथ तामसिक शक्तियों को भी इनमें इन्वॉल्व किया है ताकि व्यक्ति सभी तरह से जीवन जी सके। हमें यहाँ पर केपी एस्ट्रोलॉजी हो चाहे नक्षत्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हो, हमें यहाँ पर किसी भी चीज का गेस नहीं करना। नक्षत्र नाड़ी के अंदर इस कुंडली का मैंने पहले बताया था
नक्षत्र नाड़ी में इस कुंडली का तात्पर्य केवल कोऑर्डिनेटर होने तक है। तत्पश्चात इस चार्ट को हमने देखेंगे, जो भी मैं आपको लेकर के चलूंगा इसी के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर लेकर चलूंगा और मैं आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा। लग्न और भावचलित कुंडली दो अलग अलग है। लग्न राशि का आधार है, प्लांट कौन सी राशि में बैठा हुआ है, लेकिन एक्चुअली हाउस कौन सा है वो भी देखा जाएगा, वो भी अपन देखने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका, और क्योंकि 3-4 दिन तक हमको लगातार मिलेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके जितने भी होंगे वो सारे क्वेश्चन को भी उठाने का मैं प्रयास करूंगा और आपको आंसर भी उसी हिसाब से समझने भी आ जाएगा जल्दी। हमें यहाँ पर केवल आर्गुमेंट्स नहीं करने, आर्गुमेंट्स का मतलब तर्क नहीं करना कि हमें केवल, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, चाहे किसी मैम ने जवाब दिया था, हम यहाँ पर, मैंने कहा था हमें यहाँ पर आम खाने हैं, पेड़ को नहीं गिनना है, पेड़ को नहीं गिनना है। आपको ये नहीं लगेगा कि आम मिल गया बात खत्म, ये पेड़ आम कहाँ से आया, कौन से पेड़ से, कहाँ लगा हुआ, उसकी क्या कंडीशन है, कहाँ से खरीदा, हमें उसके तर्क में नहीं पड़ना है, हमें उसके तर्क में नहीं पड़ना। हमें तो ये पता लगना चाहिए कि जो हमें आम खाया बात खत्म, हमें प्रश्न का आंसर मिला बात खत्म। हमने जो मेथड दिया है उसके मेथड के बाद ज्यादा ज्यादा डीपली जाओगे लेकिन मिलने वाला कुछ भी नहीं, क्योंकि ये आज के समय में सॉफ्टवेयर ही सब कुछ काम करता है। हमारे पास इतना समय नहीं, मेरे पास भी नहीं, मुझे भी यदि निकालने के लिए कहा जाए तो मेरे गुरुदेव ने मेरे को सॉफ्टवेयर दिया और मुझे सिखाया, गुरु मंत्र दे दिया, ये लेकर जा और गुरु मंत्र को लेकर के इसको काम करना स्टार्ट करो। वो स्थिति में आपको देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमें पेड़ नहीं गिनना है। आज के समय में आप जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप सभी सॉफ्टवेयर से काम करते हैं, सारा काम सॉफ्टवेयर से ही चलता है। अब सॉफ्टवेयर कहां से बना, कैसे बना, क्या मेथड है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कहता हमें सीधा हलवा ही खाना है। कोऑर्डिनेटर कैसे तैयार होते हैं? कोऑर्डिनेटर के लिए हमारे पास 7 ग्रह होते हैं, 7 प्लैनेट्स है। राहु और केतु को छोड़ करके, राहु और केतु को छोड़ देते हैं तो हमारे पास 7 ग्रह बन जाते हैं। चाहे वो 7 ग्रह यहां से सन से लेकर चलते हैं। सन है, मून है, जुपिटर है, सैटर्न है, मरकरी है, वीनस है, और कौन सा रह गया? हो गया बराबर? या कोई रह गया इसमें से? मार्स। मार्स। ये हमारे 7 प्लैनेट्स हैं। इनको हमने आसानी से दूरबीन के माध्यम से देख सकते हैं। 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं, राहु और केतु, उसको हम देखा नहीं जा सकता है, काल्पनिक है, लेकिन हमारी लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा परिवर्तनशील वही करते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर 3 प्लैनेट को और जोड़ा गया है, वो उस पर रिसर्च चल रहा है, लेकिन हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी यही प्लैनेट्स है, इन्हीं को लेकर के अपन चलेंगे, कोऑर्डिनेशन को तैयार करते हैं। यहाँ पर राहु और केतु को लग्न कुंडली और भावचलित कुंडली के आधार पर कोऑर्डिनेट तैयार करते हैं, यानी बाकी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हम भावचलित से तैयार करेंगे, लेकिन राहु और केतु का लग्न कुंडली और भावचलित कुंडली के आधार पर उनके सिग्निफिकेटर तैयार किए जाते हैं। इसलिए उनके अंदर जो सिग्निफिकेटर्स अधिकतर होते हैं वो 1 से लेकर के 12 तक के, या एक ज्यादा से ज्यादा सिग्निफिकेटर उन्हीं के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद अपन बात करते हैं सीधे बेसिक के पास, या थोड़ा मैं सॉफ्टवेयर के पास आपको लेकर के जाता हूँ। जी कोई क्वेश्चन आपका तो पूछ सकते हो आप, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। इस पद्धति के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि नाड़ी पद्धति क्या है, इसको कैसे स्टार्ट किया है, कैसे क्या चलती है। तो साथियों, वर्तमान समय में मेरे से ज्यादा आप सब सीनियर्स हैं, मेरे से ज्यादा आप सब लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं और उस पर स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में मुझे आपसे सीखने का मौका भी मिलेगा और मैं भी आपको कुछ सिखाने का प्रयास करूंगा। वो सिस्टम क्या होता है, मैं अभी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो जब आप बोलेंगे तो मैं भी आपसे सीखने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर
हर व्यक्ति अपने सिस्टम से काम करता है, हर व्यक्ति का अपना सिस्टम होता है और सभी के लिए एक ही समस्या रहती है, विश्लेषण रहता है, जो विभिन्न समस्या उसकी रहती है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम लोग किसी किसी माध्यम से उस इवेंट को जोड़ लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर किसी किसी माध्यम से उस इवेंट को जोड़ लेते हैं, लेकिन नक्षत्र नाड़ी सिस्टम में इवेंट जुड़ नहीं पाता है, माध्यम नहीं बन पाता, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट जो सिग्निफिकेटर्स होते हैं वो नंबर यदि आदमी जोड़ता है तो सामने वाला कह देंगे जब सिग्निफिकेटर आपका आंसर नहीं दे रहा तो आप क्यों चेंज कर रहे हो सर आंसर को। मैंने कहा प्रयास कीजिएगा, यदि सिग्निफिकेटर यदि आप बता रहा है, यदि 2 7 11 पूरा बता दिया है आपको आपकी शादी हो सकती है, तो सामने वाला कहेगा गुरुदेव हो सकती है शब्द क्यों बोल रहे हो, जब आपका सिग्निफिकेटर 2 7 11 कर रहा है तो आप ये कहिए ना शादी होगी। लेकिन यदि वहां पर यदि हो सकती है, यदि कोई कहता है एस्ट्रोलॉजर नाड़ी वाला, इसका मतलब उसको उसका पूरा डीपली नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो उसको सिस्टम को समझ नहीं पाया। हाँ, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, कोई भी युक्ति के माध्यम से, प्रतियुक्ति के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, क्योंकि वो स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो जब वो व्यक्ति हो सकती कहता है तब प्रॉब्लम खड़ी होती है, लेकिन हमें यहाँ पर हो सकती है वो शब्द काम में नहीं लेना। उसके अंदर कभी भी शायद शब्द का जो प्रयोग होता है वो प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। जब भी एस्ट्रोलॉजर के पास जातक जाता है और वो ये पूछता है आपकी लाइफ में ये घटना हो सकती है, शायद हो सकती है, वो कहता है जब शायद ही हो सकती है, तो मैंने इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी ये शब्द सुनने का है, तो इसका मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। लेकिन धीरे 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 इस पद्धति को जो अपने केपी सिस्टम के नाम से उन्होंने इस पद्धति को विकसित किया, आगे बढ़ाया, वो सब लोग तक आगे बढ़े। लेकिन वो उसका क्वेश्चन जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही मैंने बताया था बीटीआर के अंदर, सब लोड बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति के पास जो लाइफ होती है, व्यक्ति के पास जो समय होता है, वो सर्टेन नहीं होने की वजह से वहां पर प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, उसके वजह से समय में बदलाव आ जाता है। इसलिए नाड़ी सिस्टम के अंदर पीएनएस को ऊपर लिया, यानी पैट नक्षत्र को ऊपर लिया। और यहाँ पर आप देखेंगे इस पद्धति के जो पहले वाले जो हमारे एस्ट्रोलॉजर सीनियर्स है, तनेजा साहब है, या विजय जो भी हो, जो भी हमारे जो सीनियर्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी की और स्टडी करने के बाद उस मेथड को आगे बढ़ाया। उसके बाद आप जो सीख रहे हैं, मैं जो सीख रहा हूँ, वो से ऐसे सब्जेक्ट अभी वर्तमान में जुड़ गए हैं जिसके कोऑर्डिनेशन आपको सिग्निफिकेटर आप लोगों को तैयार करना है, वो तैयार करके उस इवेंट को जोड़ सकते हैं। उन्होंने जो प्रयास किया उसके बाद नारी एस्ट्रोलॉजी आगे बढ़ी। अब नए नए जो क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, नए जैसे बहुत से ऐसे प्रोफेशन हैं जो अभी नए नए जुड़ रहे हैं, उनके जुड़ने वाले, जैसे उस वक्त कंपनी सेक्रेटरी पद नहीं हुआ करता था, अब कंपनी सेक्रेटरी पद आया, स्पेस इन्वेस्टमेंट आ गया, स्पेस एस्ट्रोलॉजी आ रही है, वो सिग्निफिकेटर कौन से हैं, वो सिग्निफिकेटर को भी आपको ही ढूंढना है प्रैक्टिस करके कि आखिर में कौन से ऐसा प्लैनेट्स है जो यहाँ पर लेकर के आ रहा है, और उसी को आपको समझ करके आगे बढ़ना, वो सिग्निफिकेटर आप बनाएंगे। वहां पर जो इजाफा हो चुका है, जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी, आपके द्वारा नवीन रूप से नई पद्धति आ जाएगी और नया जो सिग्निफिकेटर आ गया, तो अगली क्लास में जब आप भी कहीं पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे तो वो सिग्निफिकेटर काम में लेंगे, तो हम ये कहेंगे हमारे समय में वो सिस्टम नहीं था। अब जो सिस्टम आया वो एडवांस आया, वो एडवांस आप लोगों के द्वारा है। तो यहाँ पर पैंट्स के कोऑर्डिनेट वाला इवेंट कब होगा, कैसे होगा, टू द पॉइंट हमें बात करनी है। आशा करता हूं कि आप लोग इसे समझेंगे, इस पर काम करेंगे। और फ्रेशर है काफी व्यक्ति की बेसिक कक्षाएं आप लोग जानते होंगे, और कोशिश भी करूंगा बेसिक लेकर के किसी भी प्लान पर बहुत बड़ी पुस्तक लिखी जा सकती है। किसी भी प्लान पर आप चाहे जितनी बड़ी किताब ले सकते हैं, चाहे जिन नक्षत्र बड़ी बहुत सारी किताबें लिख सकते हैं, लेकिन जब तक किताब पूरी होती है तब तक नया नियम उसमें आकर के और जुड़ जाता है, और जब नया नियम जुड़ जाती है तो फिर वापस आपकी जो स्टडी होती है वापस साइक्लोन करनी पड़ती है। तो आशा करते हैं यहाँ पर हम सीधी बात करेंगे बिना आर्गुमेंट्स के। बेसिक आप लोगों को समझने के लिए उसका मौका भी मिलेगा, मैं समझाने का प्रयास भी करूंगा। पहले जन्म पत्रिका होती थी, हाथ से बनाई जाती थी, हाथ से बने जाने के कारण से उसमें समय लिखता है। आप लोगों ने बने होगी जन्म पत्रिका, उसमें समय लगा होगा, पंडित जी लेते थे, 1 दिन 2 दिन उसकी गणना करते थे, उसके बाद सब काम हो सकता था। लेकिन वर्तमान समय में ये सारे के सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर से अपडेट हो गया है, जिसकी वजह से हम ये काम आसानी से करते हैं। अभी जिसके और अपन बात करेंगे वो है
12 भाव है हमारे पास, मैंने पहले बताया था 9 ग्रह है हमारे पास और 12 राशियां हैं। नक्षत्रों को हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, केवल इन्हीं को एक बार पढ़ लेंगे तो व्यक्ति के पास जो सामने बैठा व्यक्ति है किस तरह का है, किस तरह की उसकी टेंडेंसी है, ये हमको समझने में सुविधा रहती है और हम उसको आसानी से पढ़ लेते हैं। जो आदमी हमारे सामने बैठा है इसका किस चीज पर हमको फोकस करना है वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। नक्षत्र राशि में केवल भाव को फोकस करना है, यानी भाव का कोऑर्डिनेटर होगा, सिग्निफिकेंट होगा, वही हमको उसका रिजल्ट देगा। तो सिंपल है, 12 राशि हमारे पास होती है। मैं 12 राशि के ऊपर लेकर चलने का प्रयास भी करता हूं। 12 राशि कौन सी है? जो 12 राशि होगी उनमें से मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां होती है। ये 12 राशियों का क्रम भी इक्वल है, इनमें कोई भी क्रम उनका चेंज होने वाला नहीं है। जो 12 राशियां आपके पास है इनका क्रम वो ही रहेगा, इनमें चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मेष या लिखी हुई है और नीचे मीन लिखा हुआ है। तार्किक रूप में कह सकते हैं सर इसमें क्या फर्क पड़ता है, मीन को ऊपर लिख दे मेष को नीचे लिख दे तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं। मैंने आपको कहा ना, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स के अंदर जब आप फ्रेश है, कोई भी व्यक्ति आपसे बात करेगा, आर्गुमेंट्स करे, तो समझ लीजिएगा तो वह व्यक्ति आपको घुमाने आया, यानी अपना समय पास करने आया, आर्गुमेंट्स करने आया। क्योंकि कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो सीधे ही हमें मिले हुए हैं, उन सिद्धांतों को ही हमें अपनाना है, उस पर आर्गुमेंट्स हमें नहीं करना है। जो राशियां जो हमारी आई है वो राशियों का क्रम फिक्स है, वो चेंज होने वाली नहीं है। इसका जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो क्रम है वहां पर भी फिक्स है, यानी पहले हाउस के अंदर यदि मेष राशि है तो यहाँ पर मेष राशि बैठेगी और 1 नंबर क्रम ही रहेगा। यहाँ 12वें के अंदर मीन राशि है तो वो मीन राशि ये 12th हाउस के अंदर रहेगी। ये हाँ, राशियां जब सूर्योदय के साथ आती है वो चेंज हो सकते हैं, क्रम चेंज नहीं हो सकता इनका। यानी 1 नंबर यहाँ है तो 1 नंबर यहाँ से उठेगी, 1 नंबर यहाँ तो 1 नंबर यहाँ तो 2 नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर 3 नंबर स्टार्ट होगा, फिर 4 नंबर, इसी प्रकार से वो क्रम चलता रहेगा, कंटिन्यूस क्रम चलता रहेगा। इन 12 राशियों को 4 भागों में बांटा गया है। इन 12 राशियों को भी 4 भागों में बांटा गया है, या जिसमें अग्नि तत्व, ठीक है, पृथ्वी तत्व, यहां लिख लोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अग्नि तत्व हो गया, पृथ्वी तत्व हो गया, वायु तत्व और जल तत्व की राशि। यहां पर बहुत ही इजी तरीके से अग्नि तत्व के नंबर 1, पृथ्वी तत्व के नंबर 2, वायु तत्व की 3 and 4, बहुत आराम से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, बहुत आसानी से। यानी अग्नि तत्व की कौन सी होगी 159, पृथ्वी की 2, 6, 10, वायु को 3, 7, 11, जल की 4, 8, 12। यदि मैं यहां लिखता अग्नि तत्व की 1, 5, 8 लिखता तो याद करने में, लिखने में समय लगता, लेकिन यहाँ सीक्वेंस इमीडिएट देखिए कितनी अच्छी सीक्वेंस बनाई है हमारे ज्योतिष मुनियों ने उस वक्त, कितनी अच्छी बनाई है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बहुत आसानी से याद है। कुछ नहीं करना, शॉर्ट नोट से होते हैं। जब हम प्रिडिक्शन करते हैं, एनालिसिस जब हम करते हैं राशियों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, सामने प्लेटफॉर्म पर रखा, व्यक्ति हमारे सामने आया, देखा 1 नंबर अग्नि तत्व का व्यक्ति है, 4 नंबर खुली लग्न में 4 नंबर आदमी जल तत्व का व्यक्ति है, बहुत आसानी से उसके बारे में करके है। उसका प्लान कौन सा बेटा वो भी हम देखने का प्रयास करेंगे, वो भी आसानी से देख लेंगे। इसी प्रकार से स्वभाव के आधार पर
यहाँ पर सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है। आपके वहां उधर तो नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के तो पंखे वंखे तो नहीं चल रहे, वैसे साउथ से तो नहीं है जहां पंखे, क्योंकि साउथ के अंदर मौसम सम रहता है। हमारे राजस्थान में भी सर्दी ज्यादा चल रही है। तो हम बात कर रहे थे स्वभाव के बारे। हाँ जी बोलिए। नहीं, आप लोगों के ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर्दी हमारी ही पड़ रही है, इसलिए आपके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे ना, इसलिए मैंने पूछा। हो सकता है सर्दी हमारी ही पड़ रही है कि आपके वहां नहीं, पर भी इधर पड़ भी रही है। कलकत्ता में भी बहुत है। अच्छा, कलकत्ता में बहुत है। जी जी, कलकत्ता के अंदर तो समुद्र पास में रह जाता है तो वहां पर इतना तो नहीं है, लेकिन जो नहीं, नॉर्थ का नदी है, इलाका। गंगा नदी। गंगा नदी, हाँ गंगा नदी है, ठीक समुद्र बात। नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक बात है। तो बात करें राशि के उस पर स्वभाव के आधार पर, तो ये इसमें चर, स्थिर और द्वि स्वभाव, यानी चर, स्थिर, द्वि स्वभाव बहुत ही आसानी से 1 2 3 4 सेकंड 5 वाला क्या है सर जी? 6 जी, स्थिर, सेकंड, स्थिर स्थिर, अच्छा स्थिर। 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सीक्वेंस क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। याद करने के लिए बहुत ही आसान सिस्टम है। ऐसे लिखता है, मैं चर लिख करके 1 4 7 10 करते तो दिमाग में और ज्यादा 1 कहाँ आएगा, 2 कैसे याद करेंगे, फिर 7 कैसे याद करेंगे। यहाँ पर लिखा सिस्टम चर स्थिर द्विस्वभाव लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार सर जी ये टॉपिक का नाम राशि स्वभाव ना? जी 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 ओके सर जी। ये कुछ जब आप पढ़ेंगे, ये बेसिक नॉलेज इतना ही याद रखना आपको। यहाँ पर जितना नक्षत्र नाड़ी में आवश्यक होगा उतना ही मैं बताने का प्रयास करूंगा। हो सकता है इसके पास उसके ऊपर भी बहुत सारा नॉलेज होता है। मैंने आपको कहा है एक प्लैनेट के ऊपर भी बहुत बड़ी बुक लिखी जा सकती है, लेकिन वो बुक हमारे कोई काम की नहीं है नक्षत्र नाड़ी सिस्टम में। हमें केवल मैं आपको सिग्निफिकेटर तक लेकर जाऊंगा, इसे हल्का सा बेसिक नॉलेज मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, जिसके आधार पर जब हम कुंडली का एनालिसिस करेंगे, कुंडली को हम देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ आप जो समय दे रहे हो 1 घंटा, बहुत ही कीमती समय दे रहे हो, ये जीवन में रिटर्न होने वाला नहीं है। सवेरे जयकान जाओगे उठकर? ये समय वापस ये जीवन में कभी आने वाला नहीं है। उस कीमती समय को उसका दुरुपयोग नहीं करें कि आपको उसका एक गेन मिल सके। भविष्य में आप ये कह सकते हैं मैं किसी क्लास में गया, वहां से जो मुझे नॉलेज मिला उस टाइम का मुझे सदुपयोग हुआ। हम लोग घूमते फिरते लाखों समय बहुत सा समय खराब कर देते हैं। लेकिन आप मान के चले कि पंक्चुअलिटी पर आप जो समय पर उपस्थित हुए, तो मैं जिस पंक्चुअलिटी पर उपस्थित होकर के आपको दिखाना कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कुछ समय बिना के अपन डिस्टर्ब होकर के चले। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम आते हैं राशियों के बारे में, क्योंकि राशि हमारे पास क्लियर हो चुकी है। 1 से लेकर के 12 तरह की राशियां से, इन राशियों के स्वभाव के बारे में, इन राशियों के तत्वों के बारे में हम लोगों को नॉलेज मिल चुका है। अग्नि तत्व के राशि के बारे में, अग्नि तत्व से अग्नि से रिलेटेड, पृथ्वी का पृथ्वी से रिलेटेड। पृथ्वी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, स्थिर होता है। वायु का आदमी बातें करता हवा में बातें करने वाला होता है। 3 नंबर है किसी कुंडली में लग्न में है तो कह दीजिए हवा में बातें करते भैया। 4 नंबर है तो जल तत्व, 4 8 12। इसका बहुत अच्छे, जब अपन राशि में जब मैं आपको लेकर के आऊंगा तो बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझ बैठ जाएगा और आप कहेंगे सर ये जो दिखा है मैंने, चाहे अग्नि तत्व के रूप रिलेटेड हो चाहे स्वभाव से रिलेटेड हो, हल्का सा मैं राशियों के बारे में जब बताऊंगा तो उसको विश्लेषण करेंगे तो 4-5 पॉइंटों को लेकर के करेंगे, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि सामने बैठने वाला, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप कुंडली में
सॉफ्टवेयर में डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम अपडेट करेंगे, कुंडली, लग्न कुंडली और भाव कुंडली आपके सामने आ जाती है। व्यक्ति को पढ़ने के लिए हमें लग्न को देखने के लिए इन राशियों को हमको देखना है और उस व्यक्ति के बारे में जानकर रखनी है। जैसे ये सिस्टम आपका कंप्लीट होगा, सामने वाला क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, मेरा प्रश्न का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन आपने देखा, जल तत्व वाला, डिप्रेशन वाला तो नहीं, आप जो आंसर दे रहे हो जो वो डिप्रेशन में तो नहीं आ जाएगा ना मेरी बात को? हमको डायरेक्ट कहां देगा कि डिप्रेशन में तो नहीं चला जाएगा बंदा, जिससे हमें प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो हमें उसका आंसर कैसे देना है वो ये ध्यान, इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये आई को हमको यहाँ इसलिए पढ़ना है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, सामने वाला व्यक्ति हमारे से एग्रेसिव तो नहीं हो जाएगा, हमें ऐसी कोई घटना सुना दे तो, या सामने वाला व्यक्ति ऐसे धमाके का बैठ तो नहीं जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं कर सकता। इसलिए राशियों का ज्ञान होना हमारे पास बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग देख सके उस व्यक्ति का आंसर हमको कैसे देना है। वो इसी बार आपने देखा होगा, जब आप आंसर देने जाते हैं तो व्यक्ति अपने आप में डिस्टर्ब कर देता है। वो ये कहता है कि यार कहाँ उलझ गया अपन, जो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, सामने वाला आंसर क्या दे रहा है, और वो समझ में नहीं बैठ पा रहा। क्यों? क्योंकि हमने उसको लग्न को नहीं देख करके काम कराया। तो आपको केवल उतना तक देखना कि सामने वाले व्यक्ति का चेहरा आप देख सको और उस कुंडली के अकॉर्डिंग बात कर सको, बस। इससे आगे हमको लग्न को या भाव चलित को नहीं पढ़ना है, ना देखना है। यहाँ पर हम एक या दो राशि के ऊपर ही चढ़ेंगे। राशि क्या होती है? कुछ लोग चंद्र लग्न से चलते हैं, हर व्यक्ति का, लेकिन लाड़ी में लग्न चार्ट में जो लग्नेश जो राशि होगी हम उसी के आधार पर चलेंगे। जो लग्न में जो राशि होगी हम उसी के आधार पर उसका कैरेक्टर का विश्लेषण करेंगे और उन्हीं बिंदु को समझाने का मैं प्रयास करूंगा। ये हमारी जो सेंटर में है, ये हमारा लग्न है। यदि यहाँ पर 1 नंबर है, 1 नंबर का मतलब मेष राशि है, मेष राशि है, तो ये कैसी होगी? केवल हमें वही चीज जानकारी रखनी है, 4 लाइनों की, 5 लाइनों की, 2 लाइनों की, जो हम थोड़ा याद कर सके, जैसे 1 नंबर मेष है, तो मेष का प्रतीक कौन सा बना? मेष का प्रतीक क्या है, बता सकता? भैंसा। भैंसा तो नहीं होगा। मेढा, बिल्कुल सही बताया आपने, यानी भेड़, मेढा। हमें इस व्यक्ति की तुलना इसी से करनी है, 1 नंबर वाले की। ये कैसा है, इसके ऊपर सेंट्रलाइज हो जाइएगा और यही कैरेक्टर इस व्यक्ति का मिल जाएगा, बस। और ज्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना। भेड़ कैसी होती है आप बता सकते हैं? एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा, आपका आंसर यहाँ आएगा। भेड़ कैसी होती है? कोई खासियत बता सकते हैं भेड़ की? आवाज साफ नहीं आ पाई। और कोई चलेंगे जी? और कोई साफ क्लियर? भेड़ मिमियाती है। मैं देखा, बिल्कुल ठीक है, भेड़ मिमियाती है, यानी ज्यादा बातें करती है, ठीक है। और वो हमेशा झुंड में रहती है। हाँ, झुंड में रहती है। सही बात है, वो झुंड में। और मूवेबल है वो। और अगर भेड़ की तारीफ की वूल्स ले लेते हैं तो फिर भी इसमें टेंडेंसी होती है कि दोबारा से इसके ऊपर वो वूल्स आ जाती है। बिल्कुल ठीक बात। एक खासियत तो आप नहीं बता पाए भेड़ की। वो अपनी धुन में रहता है सर। वो अपनी धुन में रहता, और सींग मारता, उसमें करेज बहुत रहता है। ये टाइम बिल्कुल अच्छा है, सिंग मारता है, इसके बारे में बात चर्चा करेंगे। सिंग मारता है, ये सिंग कब मारता है उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल अच्छा बताया आपने। और धैर्य रहता है उसमें, धाड़स। जी मैं नहीं समझ पाया।
ऊन रहती है, ऊन ऊपर। ठीक बात है, वो अपने आप को सेव करके चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, भेड़ हमेशा लाइन में चलती है, एक के पीछे एक चलेगी। एक भेड़ जिधर जा रही हो, चाहे नेगेटिव जाओ चाहे पॉजिटिव। मीन्स झूठी चाल में चलना, अपना कोई विजन नहीं होना, जैसे चल रहे हैं वैसे चलेगी। वैसे चलते, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही फरमाया। यानी भेड़ जो होगी वह भेड़ अपनी लाइन में चलेगी, उसका कोई वोट नहीं है, उसका कोई मत नहीं है मुझे जाना किधर है, बस उसको तो लीडर जो कह रहा है उसके पीछे पीछे चल रहा है, उसके पीछे पीछे चल रहा है, उसका अपना कोई मत नहीं होता है। दिन हो चाहे रात हो, अपना काम बराबर करते रहते। प्रश्न वही है, चर राशि आ गई, अग्नि तत्व आ गया, क्लियर हो गया। यहां पर आया सिंह। भेड़ कभी अटैक नहीं करती है, और जब अटैक करती है तो भेड़ को देखा, भेड़ों को लड़ते हुए देखा आपने? नहीं देखा भेड़ को। वो पीछे से कभी अटैक नहीं करती भेड़ की, ये खासियत होती है। वो फ्रंट में लड़ती है, यानी सामने आकर के, पीठ पर कभी वार नहीं करती। वो भेड़ कभी भी पीठ पर वार नहीं करेगी, वो फ्रंट में आके लड़ेगी। उस व्यक्ति के देखिए नेचर, मैंने आपको कहा ना, किताब हमको नहीं लिखना है, मुख्य कैरेक्टर क्या उसका वो हमको देखना है, मुख्य चीज हमें देखनी है, हमें मुख्य चीज देखनी है। तो भेड़ की क्या खासियत हो गई है, वो अपना काम आराम से करती है, वो अपना काम आराम से करती है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। भेड़ कभी भी पीठ पर वार नहीं करती है, कभी किसी की बुराई भी नहीं करते। ऐसे व्यक्ति कभी किसी की बुराई भी नहीं करते। इस राशि वाले व्यक्ति यदि कोई काम स्टार्ट करते हैं तो काम खत्म होने के बाद ही घर जाते हैं, यानी कोई काम बीच में छोड़ने वाला नहीं। ये सबसे अच्छी बात, एक नंबर वाली। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया, जो शायद आप बिना लिखे हुए भी इसके आधार पर एनालिसिस कर लेंगे। कभी भी यदि कोई एक नंबर मिल गया, भेड़ को दिमाग में लाया, देख लिया, आदमी पीठ पर वार करने वाला नहीं है, आदमी अपने धुन में रहने वाला है, चलायमान है, अग्नि तत्व वाला, गुस्सा होगा इस पर, इसका, क्योंकि इसका स्वामी कौन वापिस? बुध। स्वामी कौन इसका? मंगल। सुन रहे हैं आप सब? मंगल है सर। ओके, स्वामी कौन? मंगल है, मंगल स्वामी है और सूर्य का घर है। अगर हम ओके, मंगल है। मंगल, यानी एक का स्वामी कौन गया? मंगल। यानी बहुत ही आसानी से हमने इस एक व्यक्ति के, एक नंबर वाले मेष राशि वाले के बारे में हमने एनालिसिस कर लिया है। तो इस प्रकार हम लोग लगातार 4 दिन तक चल करके, कल से हम लोग सीधे ही आपके